बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर। आज हमारे पास टॉपिक है, वो हमारे पास हैं सेल थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी एंड ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। आज हम तीनों थ्योरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सेल थ्योरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेल थ्योरी के स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो हमारे पास जो सेल डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 के अंदर। ठीक है, इसने क्या डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था। इस तरह एक और साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1831 में। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन इन दोनों के बाद यानी रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन ने एक ने सेल डिस्कवर किया। उसने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को यानी ये जो सेल है इसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। और इसके अंदर जो सेंटर पार्ट है इसको मरकज़ बोलते हैं। ये जो न्यूक्लियस है इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो इसके बाद तरक्की होती गई, डेवलपमेंट होती गई। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट आए 1838 और 1839 में। एक का नाम था शिलिडन और दूसरे का नाम था शुआन। एक का नाम क्या था? एक का नाम था शिलिडन, दूसरे का नाम था शुआन। ठीक है, शिलिडन एक बोटानिस्ट था। बोटानिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहा था। और शिलिडन एक ज़ूलॉजिस्ट था और ये क्या कर रहा था? ज़ूलॉजिस्ट था और ये किस पर? एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहा था। यानी रिसर्च किस पर कर रहा था? एक बोटनिस्ट प्लांट के ऊपर, दूसरे क्या था? ज़ूलॉजिस्ट एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहा था। ये दोनों क्या आते हैं? कोवर्क करते हैं। ये दोनों क्या आते हैं? बोथ आर कोवर्कर। कोवर्कर मतलब आपस में काम कर रहे थे, एक प्लांट के ऊपर, दूसरा किसके ऊपर? एनिमल्स के ऊपर। तो दोनों 1838 के अंदर और 1839 में दोनों एक पॉइंट पर पहुंचे कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी शिलिडन ने प्लांट के अंदर ये ऑब्जर्वेशन हासिल की प्लांट्स के ऊपर कि प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स के अंदर जो जो जिस चीज़ से बनते हैं, जिस यूनिट से बनते हैं, वो क्या हैं? सेल्स हैं। इस तरह जो शुआन था उसने एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया। एनिमल्स की जो उसकी जो सेल्स की स्ट्रक्चर उसके बारे में डिस्कस किए, जब उसके अंदर जो न्यूक्लियस जो उसकी कंपोजिशन थी। तो शुआन ने भी वही थीसिस दी जो किसने दिया था? शिलिडन ने दिया था। तो शिलिडन और शुआन दोनों ने एक पॉइंट दिया सेल थ्योरी के बारे से। वो क्या था कि पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये दिया था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट किसका था? शिलिडन और शुआन दोनों का था। शिलिडन ये पॉइंट तकरीबन 1838 में दिया और 1839 में जो शुआन था उसने एनिमल्स के अंदर ये ऑब्ज़र्व किया। तो दोनों को जो शिलिडन ने पॉइंट दिया था वही पॉइंट जो थी उसकी भी थी, शुआन की भी थी। ये दो कोवर करते हैं। इन्होंने क्या किया? ये सेल की उन्होंने क्या दी? एक पॉइंट दिया कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर क्या है? बुनियादी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? साख्त। यानी सेल दिखता कैसा है, सेल का शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बनावट क्या है, तो इसके बारे में। और क्या है दूसरा? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक सेल के अंदर भी वैसे ही एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। सेल चाहे मल्टी सेलुलर हो या सेल चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसके अंदर जो फंक्शनल वो क्या होता है? वो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी लाइफ की, किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट की। ये पॉइंट किसने दिया था? शिलिडन और शुआन ने दिया था। इसी तरह इन्होंने एक पॉइंट दूसरा भी दिया था शिलिडन और शुआन ने कि एनिमल्स और प्लांट, कोई भी एनिमल्स है, कोई भी प्लांट है, कि ऑल एनिमल्स, चाहे एनिमल्स या प्लांट हो, ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर देन वन सेल।
मोर देन वन सेल। देखें जो सेल थ्योरी है इसको एक्सटेंड किया है, जिस तरह थाई लाइफ स्टार्ट या थाई लाइफ साइकिल स्टार्ट फ्रॉम सिंगल सेल, इस तरह सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स जो भी हैं वो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। इस तरह वो जो जेनेटिक हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, इस तरह सेल डिवीजन वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया जा चुका है। लेकिन ये जो पॉइंट्स थे किन के थे, श्रीडन और शुआन के थे कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की जो यूनिट होती है वो क्या है, सेल होती है। इस तरह जो जितने भी एनिमल्स होते हैं या तो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं जो कि यूनिसेलुलर कहलाते हैं, जो मल्टी सेलुलर होते हैं बहुत सारे सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। लेकिन ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो थ्योरी दी सेल थ्योरी उस वक्त एक जब सेल थ्योरी प्रपोज की तो सेल थ्योरी के बहुत एक यूनिवर्सल इम्पैक्ट है, मतलब बहुत आसानी पैदा हुई सेल थ्योरी के बाद, इसलिए इसको सेल डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं। सेल क्या बोलते हैं, सेल डॉक्ट्राइन, सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन भी इसको कहते थे, ठीक है। तो जो सेल डॉक्ट्राइन है या सेल थ्योरी है ये किसकी है, श्रीडन और शुआन ने इसको प्रपोज किया। लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था श्रीडन और शुआन, इनकी कॉन्सेप्ट पुराना था, एबायोजेनेसिस वाला था। मतलब ये था कि इन्होंने सेल को कहा था कि सेल क्या है, एक डिनोवो स्ट्रक्चर है। सेल क्या है, डिनोवो, क्या है, सेल इज़ अ डिनोवो स्ट्रक्चर। क्लियर यहाँ तक। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रोडोल्फ विर्चाओ, 1855 के अंदर था, 1855 के अंदर। तो एक साइंस का नाम क्या था, रोडोल्फ विर्चाओ। ये 1855 के अंदर ये दोनों 1839 और 1838 के अंदर इन्होंने ये पॉइंट्स दिए। 1839 में जो डिनोवो स्ट्रक्चर था उससे कॉन्सेप्ट किसने चेंज किया, रोडोल्फ विर्चाओ ने। रोडोल्फ विर्चाओ ने सेल के ऊपर रिसर्च किया, एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। सेल्स के ऊपर जो उसने इसने देखा अपने जर्मन वर्ड जिसका जो भी वर्ड था उन्होंने कहा ओमनिस सेलुलाई सेलुला, ठीक है। इसने एक पॉइंट दिया ओमनिस सेलुलाई सेलुला। इसका मतलब ये होता है अ सेल फ्रॉम सेल, ठीक है। सेल फ्रॉम सेल का मतलब ये है कि एक सेल पहले से ही सेल से वजूद में आता है, ठीक है। तो बाद में इसको कैसे एक्सप्लेन किया, यानी एक ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट रोडोल्फ विर्चाओ ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसका अपना वो जर्मन जो उसका जो भी जर्मन था, ठीक है। तो इसने दिया तीसरा पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का, तीसरा पॉइंट है कि ऑल सेल, या मैं लिखता हूँ अ सेल ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग अलाइव सेल, ठीक है। क्या है, अ सेल ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि एक सेल पहले से ही मौजूद, यानी प्री एग्जिस्टिंग पहले से ही जिंदा सेल से ही बन सकता है, बल्कि नॉन जिंदा यानी नॉन लिविंग थिंग से पैदा नहीं हो सकता। एक सेल पहले से ही मौजूद जिंदा सेल से ही वजूद में आ सकता है, यानी पहले से जो सेल एक जिंदा है, एक लाइव सेल है, उससे ही दूसरा सेल बन सकता है। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट क्या था, डिनोवो स्ट्रक्चर। डिनोवो स्ट्रक्चर मतलब कि स्पॉन्टेनियस, क्या था, स्पॉन्टेनियस से इनके क्या था, स्पॉन्टेनियस कॉन्सेप्ट था, यानी चीज़ें एक नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का पैदा होना वो क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस या डिनोवो स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी पहले से एक मुर्दा चीज़ है, एक मुर्दा प्रोटोप्लाज्म है, उसमें से ही एक सेल का बनना, ये क्या कहलाता है, डिनोवो यानी स्पॉन्टेनियस कहलाता है, खुद ब खुद पैदा हो जाना या नॉन लिविंग थिंग से पैदा हो जाना, ये क्या है, डिनोवो स्ट्रक्चर इसके कॉन्सेप्ट था। लेकिन रोडोल्फ विर्चाओ ने 1855 के अंदर ये कॉन्सेप्ट चेंज कर लिया। उसने क्या कहा, ओमनिस सेलुलाई सेलुला, के इसका मतलब है अ सेल फ्रॉम सेल। अ सेल फ्रॉम सेल का मतलब उन्होंने ये है
क्या सेल ओनली कैन अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइव सेल, कि एक सेल पहले से मौजूद जिंदा सेल से बन सकता है, स्पॉन्टेनियसली वो नहीं बन सकता, बल्कि पहले से ही जिंदा सेल से ही वो सेल बनता है। पर सिर्फ बस क्या है, ये सेल है, लाइव सेल है, ठीक है। ये सेल ही किसके अंदर डिवाइड होगा, इस सेल से ही नए सेल बनेंगे, बल्कि स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद सेल नहीं बनेगा। यानी नॉन लिविंग थिंग स्पॉन्टेनियसली सेल नहीं बन सकता, ठीक है, बल्कि पहले से मौजूद सेल से ही बन सकता है। सही है। तो ये क्या था, सेल थ्योरी थी जिसमें शेल्डन, शुवान और साथ में रुडोल्फ विर्चाउ ने अपना रोल अदा किया। इसमें जो रुडोल्फ विर्चाउ ये पॉइंट है, इस एक साइंटिस्ट हैं, इसका नाम क्या था, लुइस पास्चर, ठीक है। लुइस पास्चर ने जो रुडोल्फ विर्चाउ का पॉइंट था उसको अपने एक्सपेरिमेंट एविडेंस से उसने साबित किया कि जो रुडोल्फ विर्चाउ का पॉइंट था वो सही था, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग कंटेन्स वन और मोर देन वन सेल, या लिख सकते हैं थाई लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग स्टार्ट फ्रॉम वन सेल, ठीक है। तो जिंदा जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो एक सिंगल सेल से ही वजूद में आता है, ठीक है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये कौन सी थ्योरी थी, सेल थ्योरी थी। सेल थ्योरी की जब ये सेल थ्योरी बनी तो उन्होंने बहुत सारे काम आसान कर दिए एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर। लेकिन एनिमल्स जो सेल थ्योरी है वो भी क्या है, फेल हो गई। सेल थ्योरी क्या हो गई, थोड़ी ब्लर हो गई। ब्लर बुक्स के अंदर ब्लर का वर्ड आता है। ब्लर इसलिए हुई कि जो सेल थ्योरी है, कुछ ऐसी भी चीज़ें डिस्कवर हुई जो बाद में क्या हो रहा था, सेल थ्योरी पर फिट नहीं आ रही थी। सेल थ्योरी पर क्या नहीं आ रही थी, फिट नहीं आ रही थी। जिस तरह वायरसेस के बारे में क्या है, वायरसेस के बारे में, इस तरह हमारे पास वायरसेस हैं, ठीक है। तो वायरसेस उसके पास ना ही सेल होता है, ठीक है, ना ही उसके पास सेल वॉल होता है, ना उसके पास क्या है, ना उसके पास या सेल मेम्ब्रेन होती है, बल्कि जेनेटिक मटेरियल वगैरह इसके पास मौजूद होता है। इसका एक अपना प्रोटेक्टिव कोट होता है। तो वायरसेस को जो हमारे पास सेल थ्योरी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। तो वायरसेस क्या हैं, हमारे पास ऐसे कुछ नैनो पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। वो क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिक पार्टिकल हैं जो क्या कहलाता है, वायरसेस। तो वायरसेस को सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या थी, सेल थ्योरी थी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी के बाद जो दूसरी थ्योरी बनी वो हमारे पास क्या थी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। क्या है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी का जो वर्ड यूज किया था, एक साइंटिस्ट था परकिंजी। क्या था, परकिंजी एक साइंटिस्ट था। परकिंजी ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का जो वर्ड यूज़ किया था वो किसने यूज़ किया था, परकिंजी ने यूज़ किया था, ठीक है। और इसको फिर हर्टवेग एक साइंटिस्ट था, हर्टवेग एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, परकिंजी ने जो पॉइंट दिया था प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के हवाले से, हर्टवेग एक साइंटिस्ट, उसने क्या किया, उसको उस पर अप्लाई किया, ठीक है। यानी हर्ट जो प्रोटोप्लाज्म नाम अप्लाई किया किसने, हर्टवेग ने अप्लाई किया। लेकिन इस्तेमाल किसने किया था, शुरू में किसने किया था, परकिंजी एक साइंटिस्ट था, उसने प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट पेश किया। तो उसने जो कॉन्सेप्ट पेश किया उसने देखा कि एक सेल है, अब बस क्या है, एक सेल है, ठीक है, सेल है। सेल के अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, सही है। अब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड, ठीक है, ये जो फ्लूइड है उसने उसको क्या नाम दिया, उस फ्लूइड को उसने नाम दिया साइटोप्लाज्म का नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी में क्या था, यानी एक सेल है, ठीक है। सेल का कॉन्सेप्ट प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कैसे बनी कि एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड मौजूद होता है,
ठीक है, जो सेमी सॉलिड फ्लूइड का नाम दिया उसने। ठीक है, तो जो सेमी सॉलिड फ्लूइड है उसने उसको क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्म, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। और इस तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक सेमी फ्लूइड मौजूद है, यानी गाढ़ सब्सटेंसेस मौजूद हैं। ठीक है, लिक्विड टाइप के फ्लूइड मौजूद हैं। उसने उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म दिया। ठीक है, उसने कहा जिस तरह साइटोप्लाज्म की थ्योरी है, सेल थ्योरी थी, उसके बरक्स ने कौन सी थ्योरी पेश की? प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी पेश की कि सेल के अंदर एक सेमी सॉलिड फ्लूइड मौजूद होता है, और वो क्या है? जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद है, उसने उसको नाम दिया साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है, उसने उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, दोनों को उसने जो नया नाम दिया, उसको क्या नाम दिया? इसको बोला कि क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने पेश की? इस जो वर्ड यूज़ किया था परकिंजी ने, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था हर्टवेग। उसने इसको, ये परकिंजी ने जो वर्ड यूज़ किया था प्रोटोप्लाज्म, उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये जो नाम पड़ा वो किसने दिया था? परकिंजी ने। सही है, तो ये क्या है आपके पास? ये जो थ्योरी है क्या कहलाती है? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी है। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी है, ये भी क्या हुआ? ये भी आगे एक्सप्लेन नहीं कर पाया वायरसेस को। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी स्टार्ट क्यों हुई? ठीक है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आ गए जो कि क्या थे? यूनिसेलुलर थे। ठीक है, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म वजूद में आए, बाद में डिस्कवर हुए, जिसको सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेल थ्योरी क्या नहीं कर पाए? सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए? जिस तरह कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाद में इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस हुए? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस हुए जिसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद थे, यानी एक न्यूक्लियस ये रहा, दूसरा न्यूक्लियस बी है। ठीक, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद थे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सही है, जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस मौजूद था, उसको तो एक्सप्लेन किया सेल थ्योरी ने। लेकिन एक से ज़्यादा जो न्यूक्लियस जब डिस्कवर हुए, सही है, जिसको क्या नाम दिया? मल्टी न्यूक्लिएटेड। उसको क्या नाम देते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, इन एक से ज़्यादा न्यूक्लियस एक सेल के अंदर मौजूद है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करें? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी आ गई? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी को आना पड़ा। ठीक है, पर से क्या है? इसके अंदर भी एक सेमी फ्लूइड मौजूद है, इसके अंदर भी एक सेमी सॉलिड फ्लूइड मौजूद है, इसके अंदर भी है, और यहाँ पर भी क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म मौजूद है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इसके डिफरेंट फंक्शन है। कुछ जेनेटिक के काम करेगा, कुछ रिस्पायरेशन का काम करेगा, कुछ, ठीक है, क्या क्या है, न्यूट्रिशन का काम करेगा। तो डिफरेंट न्यूक्लियस हैं, इनको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी मैदान में आ गई? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी के मुताबिक ये जो न्यूक्लियस हैं, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द को कोई ना कोई साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कोई ना कोई साइटोप्लाज्म होगा। सही है, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द भी क्या होगा? कोई पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का। क्लियर है यहाँ तक? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, यानी जो या बस क्या है, ये साइटोप्लाज्म हुआ, ये क्या हुआ? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड मौजूद है, इसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए जो थ्योरी पेश की गई, वो कौन सी थ्योरी थी? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी बनती किस चीज़ से है? न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का माहौल है। ये जो इर्द गिर्द का जो माहौल है क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो दोनों को मिला के एक नाम दिया गया, वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया गया। ये एक थ्योरी थी जिसको प्रोटोप्लाज्म थ्योरी का नाम दिया गया। ठीक है, क्यों एक्सप्लेन किया गया प्रोटोप्लाज्म थ्योरी? वो इसलिए कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स डिस्कवर हुए, कुछ ऐसे सेल्स डिस्कवर हुए बाद में, जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद था। ठीक है, अभी हमारे पास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हैं,
प्रोटोजो वगैरह के अंदर ये मौजूद है। क्लियर यहाँ तक? तो ये कौन सी थ्योरी थी? प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी या प्रोटोप्लाज्म थ्योरी, इसका नाम परकिंजी ने रखा था, लेकिन इसको अप्लाई किसने किया? हर्टवेग ने। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? कम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। तो ये क्या है? दोनों एक्टिव होते हैं, जिंदा होते हैं। क्लियर यहाँ तक? लेकिन ये जो प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी है, इन्होंने भी सेल की जो यानी सेल वायरसेस, यानी इन्होंने भी क्या किया, जिससे सेल थ्योरी ने वायरसेस की जगह यहाँ पर नहीं बनाई, तो प्रोटोप्लाज्म थ्योरी भी वायरसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए? वायरसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो वायरसेस को न जगह प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी ने दी, ना ही न्यू सेल थ्योरी ने इसको जगह प्रोवाइड की। ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरी थी? प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तीसरी एक थ्योरी हमारे पास मौजूद है, तीसरी थ्योरी भी है, ये तीन थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। तीसरी थ्योरी कौन सी है? ये दूसरी हो गई। ठीक है, तीसरी थ्योरी कौन सी है? ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। ठीक है, ऑर्गेनिज्मल थ्योरी क्या है? इसने क्या बताया? ऑर्गेनिज्मल थ्योरी ने एक पूरे मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर जो भी स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एक क्या है? एक ऑर्गेनिज्मल थ्योरी है। यानी एक ऑर्गेनिज्मल है, एक ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट तेरा पास क्या है? एक मल्टी सेलुलर, ये क्या है? ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेलुलर बॉडी है। अब इस मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर जो सेल मौजूद हैं, पहले क्या हो गया है? वो सिर्फ फर्ज करें कि एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह जो यूनिसेलुलर हैं वो भी अपना यूनिसेलुलर हैं, वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो यूनिसेलुलर हैं, एक सेल वाले हैं, तो यूनिसेलुलर में पैरामीशियम है, इस तरह यूग्लिना है, अमीबा है। ये जो यूनिसेलुलर है ये क्या है? लेस डिफरेंशिएटेड है। क्या है? लेस डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मल्टी सेलुलर हैं ये क्या है? ये मोर डिफरेंशिएटेड है। इस तरह आपके पास क्या है? ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ठीक है, ये तीसरा सेल, सही है। ये डिफरेंट मल्टी सेलुलर हैं, एक बहुत सारे सेल यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो मल्टी सेलुलर है ये क्या है? मोर डिफरेंशिएटेड है। मोर डिफरेंशिएटेड का मतलब ये है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये भी सेल है, ये एक पूरा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बॉडी है। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है? सेल्स मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेल है ये क्या है? मोर डिफरेंशिएटेड है, मोर डिफरेंशिएटेड। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेल मौजूद हैं ये क्या है? ये लेस डिफरेंशिएटेड है। ये जो यूनिसेलुलर हैं ये क्या है? लेस डिफरेंशिएटेड। यानी एक ही सिंगल है तो क्या है? इसके फंक्शन भी क्या है? महदूद होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन है या मल्टी सेलुलर बॉडी है, ठीक है, ये क्या है? ये है, इसके जो सेल्स हैं क्या है? मोर डिफरेंशिएटेड है। अब मोर डिफरेंशिएट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सेल मौजूद हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। यहाँ पर जो डिफरेंट ऑर्गन हैं, डिफरेंट सेल वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो सेल्स होते हैं उसके फंक्शन क्या होंगे? अलग होंगे। तो ये जो फंक्शन वगैरह मौजूद थे, यानी ये जो मल्टी सेलुलर बॉडी मौजूद थी, ठीक है, यानी ये एक बॉडी है जो क्या है? मल्टी सेलुलर सेल से बना है। यानी मल्टी से क्या? एक बॉडी है, उसने पूरे बॉडी को क्या नाम दिया? ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। ठीक है, और थ्योरी का नाम क्या पड़ा? ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। ठीक है, यानी जो मल्टी सेलुलर जो सेल्स हैं, एक बॉडी है जो क्या है? ऑर्गन्स हैं। इस ऑर्गन के अंदर जो सेल मौजूद हैं उसका जो फंक्शन है सेल्स का वो क्या है? ज़्यादा डिफरेंशिएट है। इसके बरक्स जो यहाँ पर मौजूद हैं एक यूनिसेलुलर सेल मौजूद है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसने क्या, इसको, ये जो थ्योरी है क्या कहलाती है? ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। ऑर्गेनिज्मल थ्योरी के अंदर डिफरेंट सेल्स मौजूद होते हैं, यानी ज़्यादा मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इनमें हर जो ऑर्गन्स होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं वो अपना ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब उसके सेल्स ही जो फंक्शन होते हैं वो ज़्यादा डिफरेंशिएट होते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडीज़ होती हैं, उसके जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? लेस डिफरेंशिएटेड होता है।
ठीक है। तो ये 3 थ्योरीज थी, सेल थ्योरी, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी और साथ में हमारे पास क्या है जो ऑर्गेनिज्मल थ्योरी है, इसको हमने एक्सप्लेन किया। इस बाद हम स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स के हवाले से कि सेल को किस तरह देख सकते हैं, किस तरह उसको अलग किया जा सकता है, ठीक है। उसको कौन सी डाइज अप्लाई की जाती हैं, स्टेनिंग क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, होमोजेनेसिटी क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।